Hello friends, I am Neha Jain on behalf of University of Technology. Today we are going to discuss MCQs of programming fundamentals. As we have already discussed about the syllabus of programming fundamentals, today I will give you an overview that what type of questions can come in your question paper. So let's begin. Programming fundamentals question discussion for upcoming basic computer teacher vacancy. So let's start with question 1. So question 1 is, which of the translator program converts high level language into its equivalent machine language? क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि वो कौन सा ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को उसके इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज में। ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो है इंटरप्रेटर, लिंकर, असेंबलर या फिर कंपाइलर। तो देखिए जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम कंपाइलर, इंटरप्रेटर इनके बारे में पहले भी सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी हम चलिए आते हैं थोड़ा सा डिस्कशन इस पे कर लेते हैं। देखिए कंप्यूटर्स जो है ना वो बैलेंस मिक्स है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। हार्डवेयर तो एक पीस ऑफ मैकेनिकल डिवाइस है, इसके जो फंक्शंस होते हैं वो तो कंपैटिबल सॉफ्टवेयर के द्वारा ही कंट्रोल किए जा सकते हैं, क्योंकि हार्डवेयर जो है ना वो इंस्ट्रक्शन समझता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की फॉर्म में, जो कि बिल्कुल काउंटर पार्ट है बाइनरी लैंग्वेज का इन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। सो बाइनरी लैंग्वेज हैज ओनली 2 अल्फाबेट्स 0 and 1। तो हार्डवेयर कोड्स को हमें बाइनरी फॉर्मेट में लिखना ही पड़ेगा उसको समझाने के लिए, जो कि सिंपली सीरीज ऑफ वंस एंड जीरोस होती है। सो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, कम्बरसम हो जाएगा, बहुत ही कम्बरसम और डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के लिए कि इस तरीके का जीरोस और वन की सीरीज को बना के कोड लिखना। इसी के लिए वी हैव कंपाइलर्स इस कोड को लिखने के लिए। तो अब हम ये तो समझ ही चुके हैं कि कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलकर बना होता है। तो हार्डवेयर जो है अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, वी राइट प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि बहुत ही इजियर है टू अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर। फिर ये जो प्रोग्राम्स होते हैं इनको हम सीरीज ऑफ टूल्स या ओएस कंपोनेंट्स को फीड कर देते हैं ताकि हमें डिजायर्ड कोड मिल सके जो कि मशीन यूज कर सके। इसी को हम कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। अब देखिए जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे फेजेस होते हैं। तो जो एक कंपाइलर होता है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब आपको यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर तो मिल गया होगा कि जो कंपाइलर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो इसका उत्तर वैसे भी स्लाइड में लिखा हुआ है और वैसे इसका उत्तर कंपाइलर है। तो अब ये समझते हैं कि कंपाइलर है क्या। तो देखिए यूजर जो है, मान लीजिए सी प्रोग्रामिंग में एक सी लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें कोई प्रोग्राम लिखता है, तो जो सी का कंपाइलर होता है वो कंपाइलर उस कंपाइल करता है उस प्रोग्राम को और उसको ट्रांसलेट करता है असेंबली प्रोग्राम में, मतलब कि लो लेवल लैंग्वेज में। उसके बाद असेंबलर उसको असेंबली प्रोग्राम को मशीन कोड यानी ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफर करता है। उसके बाद लिंकर आता है। लिंकर इन सारे के सारे जो भी प्रोग्राम के पार्ट्स होते हैं इनको टुगेदर करके एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। और लोडर की बात आती है, वो सबको मेमोरी में लोड करता है और फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। अब इंटरप्रेटर क्या होता है, तो देखिए एक जो इंटरप्रेटर है वो बिल्कुल कंपाइलर की तरह ही होता है, लेकिन वो भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में ट्रांसफर करता है। डिफरेंस कहाँ है, जिस तरीके से ये सोर्स कोड और इनपुट पढ़ते हैं। लेकिन देखिए जब क्वेश्चन आएगा ये हाई लेवल लैंग्वेज वाला तो आपको आंसर कंपाइलर ही देना है। कंपाइलर क्या करता है, सारे के सारे सोर्स कोड को एक ही बार में रीड करके टोकन्स क्रिएट करके सिमेंटिक्स चेक करके इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर देता है और सारे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। इसमें बहुत सारे पासेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, जबकि जो एक इंटरप्रेटर है वो एक स्टेटमेंट को रीड करता है, इनपुट से कन्वर्ट करता है इंटरमीडिएट कोड में और फिर एग्जीक्यूट करता है। और फिर वो नेक्स्ट स्टेटमेंट लेता है एक सीक्वेंस में। अगर कोई एरर होती है तो इंटरप्रेटर वहीं पे एग्जीक्यूशन को स्टॉप करता है और एरर रिपोर्ट करता है, जबकि कंपाइलर एक साथ पूरा प्रोग्राम रीड करके सेवरल एरर्स एक साथ रिपोर्ट करता है। तो ये डिफरेंस होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में।
अब हम बात करेंगे कि भाई असेंबलर क्या होता है। तो असेंबलर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसफर करता है। सो आउटपुट ऑफ असेंबलर, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट फाइल, जिसके अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं मशीन इंस्ट्रक्शन, साथ ही साथ उसमें डेटा भी होता है, जो इन इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी प्लेस करने के लिए जो डेटा चाहिए होता है वो भी होता है। अब बात करेंगे कि फिर लिंकर क्या होता है। तो देखिए, लिंकर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो लिंक करता है और मर्ज करता है बहुत सारी ऑब्जेक्ट फाइल्स को एक साथ, ताकि एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन सके। क्योंकि ये जो सारी फाइल्स हैं, ये सेपरेट असेंबलर्स, these all files might have been compiled by separate assemblers. तो जो मेजर टास्क होता है लिंकर का, इनको सर्च करना और लोकेट करना, इनके रूटीन्स को, इनके मॉड्यूल्स को, और ये डिटरमाइन करना कि मेमोरी लोकेशन में कहाँ कोड लोड होगा। अब लोडर की बात करें तो लोडर एक पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को लोड करने के लिए, कि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को मेमोरी में लोड करेगा और उनको एग्जीक्यूट करेगा। साथ ही साथ ये प्रोग्राम का साइज, मतलब इंस्ट्रक्शन और डेटा का साइज जो है कैलकुलेट करके मेमोरी स्पेस भी क्रिएट करता है। और इट इनिशियलाइजेस वेरियस रजिस्टर्स टू इनिशिएट द एग्जीक्यूशन। देखिए, बहुत सारी चीजें होती है, क्रॉस कंपाइलर होता है, सोर्स टू सोर्स कंपाइलर होता है, जिसके अंदर सोर्स कोड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लेते हैं और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सोर्स कोड में ट्रांसफर करते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये तो हमने बात की कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर और लिंकर की। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो है आंसर डी, कंपाइलर। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ, जो है विच ऑफ द लैंग्वेज इज सेड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए, माइंड कीजिए, ओल्डेस्ट, ये पूछ रहा है सबसे पुरानी कौन सी है। तो देखिए, फोर्ट्रान जो है, जो कि आईबीएम ने 1957 में बनाई थी साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, वो सबसे ओल्डेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसका उत्तर है डी, फोर्ट्रान। अब थोड़ा बहुत हम फोर्ट्रान के बारे में बात करते हैं कि 1957 में आईबीएम ने इसको साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में क्या है, बहुत सारे इसमें डेवलपमेंट होते गए और इसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दिया गया। तो फोर्ट्रान जो है एक फॉर्मूला ट्रांसलेटिंग सिस्टम से डिराइव्ड है, एक जनरल पर्पस इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि न्यूमेरिक एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए काम में ली जाती है। जो है फोर्ट्रान जो है 1950s में आईबीएम ने साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए बनाई थी। तो फोर्ट्रान ने जो है इस प्रोग्रामिंग एरिया को तो रूल किया ही है, बहुत हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के अंदर बहुत फेमस हुई है ये। साथ ही साथ ये न्यूमेरिकल एनालिसिस, साइंटिफिक कंप्यूटेशन, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, जेनेरिक प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, आप कह लीजिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग, एरे प्रोग्रामिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग ऑन सुपर कंप्यूटर्स, इन सभी के लिए काम आती है। अब कुछ फैक्ट्स क्या है फोर्ट्रान के, कि फोर्ट्रान, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आईबीएम ने बनाया था। जो इस टीम को लीड कर रहे थे वो जॉन बैकस थे, जहां तक मेरी समझ है, जॉन बैकस, जी हाँ, वो जॉन बैकस ही थे। तो जो इनिशियल जो नेम था वो सारा कैपिटल में ही लिखा जाता था, लेकिन आज के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ओनली फर्स्ट लेटर ही कैपिटल हो सकता है। तो फोर्ट्रान का मतलब था फॉर्मूला ट्रांसलेटर, इसलिए FORTRAN पहले कैपिटल में ही लिखा जाता था। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए बना था, लिमिटेड सपोर्ट था कैरेक्टर का, स्ट्रिंग्स का, इन सब का। तो जो लेटर एक्सटेंशंस और डेवलपमेंट हुए, उसने इसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दिया, गुड डिग्री ऑफ पोर्टेबिलिटी के साथ। तो इसका ओरिजिनल वर्जन था जो फोर्ट्रान 1, 2, 3, वो तो अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं। ओल्डेस्ट वर्जन आज भी हालांकि यूज है, जो है फोर्ट्रान 4, फोर्ट्रान 66। आज जो वर्जन यूज होते हैं वो है लगभग फोर्ट्रान 77, फोर्ट्रान 90, फोर्ट्रान 95, इस तरीके के कुछ वर्जन्स। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ, जो है which language is said to be the first high level language to be implemented on personal computers when they were introduced। कि वो कौन सी लैंग्वेज है जो फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कही जाती है, जो पर्सनल कंप्यूटर्स पे
जब वो इंट्रोड्यूस हुए थे वो इम्प्लीमेंट हुए। देखिए इसका उत्तर आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक, सबसे पहले बेसिक पढ़ाई जाती थी, BASIC, बेसिक। बेसिक है क्या? तो इसका उत्तर तो बेसिक ही है। बेसिक के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बेसिक का मतलब है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो करीब 1964 में किसी यूनिवर्सिटी में जॉन जी कैमेनी ने बनाई थी, और शायद थॉमस ई भी थे। मुझे यूनिवर्सिटी का नाम याद नहीं आ रहा है, शायद डार्ट माउथ यूनिवर्सिटी थी। So basic has the advantage of English-like commands that are easier to understand and remember than those of most other languages. So हालांकि आज का जो लेटेस्ट वर्जन है वो बेसिक का, वो जैसे सी और पास्कल कुछ भी कर सकते हैं वैसे वो कुछ भी कर सकता है। तो बेसिक जो जो है वो पहली लैंग्वेज थी जो पर्सनल कंप्यूटर्स पे अवेलेबल कराई गई थी, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टेड इट्स बिजनेस सेलिंग वर्जन। पर रिसेंट इयर्स में इट हैज रिटर्न टू इम्पोर्टेंस एज विजुअल बेसिक। अब इसका नाम हो गया विजुअल बेसिक की तरह इम्पोर्टेंस हुई है। तो थोड़ी बहुत रिजेम्बलेंस है विजुअल बेसिक की हालांकि। तो बेसिक प्रोग्राम्स का जो रेपुटेशन है ना वो ये है कि वो बहुत स्लो होते हैं, क्योंकि वो अर्ली डेज की कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, तो सर्टेनली बहुत स्लो होते हैं। तो ये जो स्लगिशनेस है ना, ये इसलिए है कि बेसिक एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज थी। और अभी हमने इंटरप्रेटर की बात की कि इंटरप्रेटर स्लो होता है क्योंकि वो लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करता है। तो अगर आप हर बार एक बेसिक प्रोग्राम चलाएंगे तो आप ऑब्वियसली, इंटरप्रेटर है तो कोड लाइन बाय लाइन कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट ऑन द फ्लाई होगा इन फॉर्म ऑफ कंप्यूटर को अंडरस्टैंड। सो ये कन्वर्जन जो है ये टाइम लेता है। आज तो खैर बहुत सारे बेसिक कंपाइलर्स अवेलेबल हैं, बिकॉज कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्जन अहेड ऑफ टाइम करता है और एक ही साथ करता है, तो इसीलिए इससे स्पीड भी बढ़ जाती है। सो कंपाइल्ड बेसिक इज इजियर टू यूज एंड जस्ट एज फास्ट एज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये था बेसिक के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो है व्हेन डिड आंसी, इसको आप ANSI भी बोल सकते हैं, और आंसी इसकी ये एक एक्रोनिम है। तो प्रश्न है कि आंसी ने कोबोल को कब स्टैंडर्डाइज किया था? 1959 में किया था, 1968 में किया था, 1952 में किया था, या 1978 में किया था? देखिए आप सब लोगों ने कोबोल के बारे में पढ़ा होगा, या आप में से जो भी व्यूअर्स हैं उन्होंने कोबोल पे प्रोग्रामिंग की हुई होगी, कोबोल पढ़ी हुई होगी। कोबोल का मतलब है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक जो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कोडाइसिल थी, कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेज, वहां पे बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग की नीड को देखते हुए जब डेवलप की गई थी, उसको कहा जाता है आज कोबोल। तो कोबोल जो है ऐसी एप्लीकेशंस को राइट करने के काम आती है। कोबोल इज यूज्ड फॉर राइटिंग सच एप्लीकेशन प्रोग्राम, एंड हम इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर राइट करने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बनी ही डिफेंस डोमेन के लिए या इंश्योरेंस डोमेन के लिए है, जिनमें ह्यूज डेटा प्रोसेसिंग चाहिए होती है, तो वहां पे हम कोबोल को यूज करते हैं। तो ये 1968 में आंसी के द्वारा स्टैंडर्डाइज की गई। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉर्मेट ऑफ असेंबली इंस्ट्रक्शंस। ये बता रहा है आपको, मतलब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि असेंबली इंस्ट्रक्शन की करेक्ट फॉर्म क्या है। तो देखिए असेंबली इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है कि लेबल, फिर ऑपकोड लिखा होता है, फिर ऑपरेंड होता है, और फिर कमेंट्स आते हैं। तो इसका आंसर तो आप समझ ही चुके होंगे कि लेबल, ऑपकोड, ऑपरेंड एंड देन कमेंट। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, लेबल, ऑपकोड, ऑपरेंड एंड कमेंट। अब देखिए हर पर्सनल कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि कंप्यूटर के अर्थमेटिक लॉजिक को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। तो हर फैमिली ऑफ प्रोसेसर के अपने खुद इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ताकि वो कीबोर्ड,
डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन, अदर टाइप के बहुत सारे जॉब्स करना। तो ये जो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। तो एक जो प्रोसेसर होता है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन समझता है, जो कि जीरोस और वंस की स्ट्रिंग्स होती है। अब देखिए, मशीन लैंग्वेज ना बहुत ऑब्सक्योर है और कॉम्प्लेक्स है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। तो जो लो लेवल असेंबली लैंग्वेज होती है वो डिजाइन की गई है स्पेसिफिक फैमिली ऑफ प्रोसेसर के लिए, जो कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को सिंबॉलिक कोड में रिप्रेजेंट करते हैं और थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बनाते हैं। मतलब ये इंस्ट्रक्शंस मोर अंडरस्टैंडेबल होते हैं जीरोस और वंस की तुलना में। अब एडवांटेजेस क्या है असेंबली लैंग्वेज के? देखिए, कैसे एक प्रोग्राम का इंटरफेस होता है ओएस प्रोसेसर बायस से, कैसे डेटा मेमोरी में रिप्रेजेंट होता है, कैसे प्रोसेसर एक्सेस करता है, एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन। अदर एडवांटेजेस जैसे मान लीजिए लेस मेमोरी की असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स को जरूरत होती है, एग्जीक्यूशन टाइम लेस होता है, हार्डवेयर स्पेसिफिक होते हैं, कॉम्प्लेक्स जॉब्स को इजियर बना देते हैं, और ये टाइम क्रिटिकल जॉब्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। So it is most suitable for writing interrupt service routines and other memory resident programs. तो इसीलिए इसका उत्तर, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कि पहले लेबल, फिर आउटपुट, फिर ऑपरेंड एंड देन कॉमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 6th प्रश्न की तरफ, जो है कि आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा? देखिए, ध्यान से देखिए, अगर आपको सी प्रोग्रामिंग आती होगी तो आप इसका उत्तर देने में बहुत सक्षम होंगे। प्रिंट एफ, जो कि सी प्रोग्रामिंग में प्रिंट करने के काम आता है, उसमें लगाया %d, मतलब कि ये एक इंटीजर वैल्यू है, और ब्रैकेट में कॉमा के बाद ब्रैकेट में लिखा वेरिएबल ए प्लस 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 ए प्लस प्लस का मतलब है ए के बाद पोस्ट फिक्स, ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया प्लस प्लस। तो इसका उत्तर क्या होगा? द वैल्यू ऑफ ए प्लस 1 होगा, द करंट वैल्यू ऑफ ए होगा, गार्बेज होगा, या कोई एरर होगी? तो देखिए, प्रिंटफ फंक्शन सी में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं प्रिंटफ फंक्शन क्या। प्रिंटफ फंक्शन या प्रिंट कह लीजिए आपको, सी में एक फॉर्मेटिंग लेता है, एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लेता है, a couple of optional variables लेता है as inputs and output strings, जब ये इनपुट वेरिएबल्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो यूजर एक स्ट्रिंग सप्लाई करता है, कुछ इनपुट आर्ग्यूमेंट सप्लाई करता है, तो प्रिंटफ जो है ना, एक इंटरनल बफर क्रिएट करता है आउटपुट स्ट्रिंग को बनाने के लिए। ना प्रिंटफ क्या करता है, हर कैरेक्टर पे इटरेट करता है यूजर के स्ट्रिंग पे, और उस कैरेक्टर को आउटपुट स्ट्रिंग में कॉपी करता है। प्रिंटफ तभी स्टॉप होता है जब % का साइन आता है, क्योंकि % का मतलब होता है देयर इज एन आर्ग्यूमेंट टू कन्वर्ट। आर्ग्यूमेंट कैरेक्टर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, लॉन्ग, फ्लोट, डबल या स्ट्रिंग हो सकते हैं। सो इट कन्वर्ट्स इट टू स्ट्रिंग एंड अपेंड्स दैट टू आउटपुट बफर। अगर एक आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग कॉपी कर लेता है। तो फाइनली क्या होता है, प्रिंटफ एक एंड पे आ जाता है यूजर स्ट्रिंग की और उसको कॉपी कर देता है एंटायर बफर को std आउट फाइल में। ये तो थी प्रिंटफ की बात। अब इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, प्रिंटफ क्या करता है, पहले ए की वैल्यू, क्योंकि पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है, बाद में लगा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो ए प्लस प्लस, तो प्रिंटफ तो ए की वैल्यू पहले ही प्रिंट कर देगा और उसके बाद उसे इंक्रीमेंट करेगा। तो जो ए की ओल्ड वैल्यू होगी ना, मतलब जो करंट होगी, इंक्रीमेंट होने के बाद होगी वो वाली नहीं, जो करंट वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, ना कि ए प्लस 1 की वैल्यू प्रिंट होगी। सो द आंसर इज द करंट वैल्यू ऑफ ए। अगर मान लीजिए अभी ए में 2 रखा है तो 2 प्रिंट होगा, और प्रिंट होने के बाद ए की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि ए प्लस प्लस का मतलब होता है ए इक्वल्स टू ए प्लस 1। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें प्रश्न की तरफ, जो है which language was used to write the Unix operating system? जब हमने सी का लेक्चर देखा, आप लोगों ने जब सी का लेक्चर देखा होगा तो आपको ये उत्तर बिल्कुल आता होगा कि सी जो है उसको यूज किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए।
तो उत्तर तो इसका सी है, क्योंकि सी जो है वो एक जनरल पर्पस प्रोसीजरल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे 1972 में डेनिस एम रिची ने बेल एंड टीज लेबोरेटरी में बनाया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो सी जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज है। हालांकि नंबर वन स्केल ऑफ पॉपुलैरिटी पे फ्लक्चुएट होती रहती है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, क्योंकि जावा भी उतनी ही पॉपुलर है और बहुत यूज की जाती है, तो वो कोई मुद्दा नहीं है। तो डेनिस एम रिची ने बनाया था। देखिए मैं फोकस कर रही हूँ डेनिस एम रिची पे, क्योंकि ये प्रश्न भी आ सकता है कि भाई सी किसने डेवलप की थी। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टूडेंट्स या वर्किंग प्रोफेशनल जो भी इस फील्ड से रिलेटेड है उनको आना बहुत जरूरी है, तभी आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, स्पेशली अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डोमेन में काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सी प्रोग्रामिंग जो है इजी टू लर्न है, बहुत अच्छे एफिशिएंट प्रोग्राम्स प्रोड्यूस करती है, लो लेवल एक्टिविटीज को हैंडल कर सकती है, और बहुत सारे कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स पे आप इसको कंपाइल कर सकते हैं। साथ ही एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। अब कुछ फैक्ट्स क्या हैं सी के। देखिए सी को इन्वेंट ही इसलिए किया गया था ताकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखा जा सके, क्योंकि सी जो है वो बी लैंग्वेज की सक्सेसर है, जो कि अराउंड 1970s के दौरान इंट्रोड्यूस की गई थी। 1988 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो कि आंसी है, मैंने कहा था ना मैं आपको आंसी की फुल फॉर्म भी बताऊंगी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, उसने इसको करीब 1988 में फॉर्मलाइज किया था। जो यूनिक्स ओएस है वो कंप्लीटली सी में रिटन है। आज सी मोस्ट वाइडली यूज्ड इन पॉपुलर सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर सी में ही इंप्लीमेंटेड है। तो इसका उत्तर है सी लैंग्वेज। अब हम आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन 8, that which of the language is most widely used language for artificial intelligence AI application। देखिए AI के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि लिस्प का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ना कि सी, ना कोबोल, ना पास्कल का। अब देखिए लिस्प के बारे में आपको ये थोड़ा बहुत मैं आपको जानकारी देती हूँ कि लिस्प सेकेंड ओल्डेस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फोर्ट्रान के बाद। फोर्ट्रान फर्स्ट है, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, लिस्प सेकेंड ओल्डेस्ट है। और इसने अर्ली डेज में ही काफी चेंजेस लाए थे, क्योंकि ये काफी डायलेक्ट्स पे वर्क करती है। जॉन मैकगर्डी ने इसको 1958 में डेवलप किया था, एंड वो आई थिंक MIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में थे। सो जो लिस्प है वो AI के लिए इसलिए यूज की जा सकती है बिकॉज इट सपोर्ट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि सिंबल्स को बहुत अच्छे से कंप्यूट करते हैं। सिंबल्स कह लीजिए, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन कह लीजिए, कंप्यूटिंग कह लीजिए, वो लिस्प उनमें बहुत स्ट्रांगली यूज होती है। क्योंकि जो लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका ओवरऑल स्टाइल ही एक्सप्रेशंस और फंक्शंस के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि लिस्प का हर प्रोसीजर एक फंक्शन है। जब भी उसको कॉल किया जाता है ये एक डेटा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है उसकी वैल्यू की तरह। फंक्शंस कह लीजिए आपको, हालांकि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि लिस्प एक सेकंड ओल्डेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, साइड इफेक्ट्स भी हैं। अब फीचर्स क्या हैं कुछ लिस्प के। देखिए मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है और इटरेटिव डिजाइन मेथोडोलॉजी जो कि इजीली एक्सटेंसिबल है उसका ये यूज करती है। हाई लेवल डीबगिंग प्रोवाइड करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करती है, हर तरीके के डेटा टाइप सपोर्ट करती है, ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रक्चर्स, लिस्ट्स, वेक्टर्स, एडजस्टेबल एरेज, ट्रीज कह लीजिए, हैश टेबल, सिंबल, सबको सपोर्ट करती है। एक्सप्रेशन बेस्ड लैंग्वेज है एंड इट कैन आल्सो सपोर्ट डिफरेंट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स जैसे कि इफ, व्हेन, केस, कंडीशन, और बहुत ही इटरेटिंग स्टेटमेंट जैसे कि डू, लूप, फॉर,
इन सबको भी सपोर्ट करती है, सारे इनपुट आउटपुट को सपोर्ट करती है। हम खुद के फंक्शंस भी बना सकते हैं लिस्ट में। तो ये तो थी लिस्ट की बात। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है लिंकर जनरेट्स डैश फाइल। लिंकर कौन सी फाइल जनरेट करता है? ऑब्जेक्ट कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड, असेंबली कोड या नन ऑफ द अबव? देखिए, मैंने आपको लिंकर एक्सप्लेन किया था और ये बताया था कि जो लिंकर है वो ऑब्जेक्ट कोड को लाइब्रेरी कोड के साथ लिंक करके एग्जीक्यूटेबल कोड प्रोड्यूस करता है। तो उत्तर तो आपको मिल ही गया होगा कि जो लिंकर है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करता है। तो इसका उत्तर है बी, एग्जीक्यूटेबल कोड। लिंकर के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि जो ये स्टेटमेंट दी हुई है सी आउट, जो कि सी प्लस प्लस का कोड है, जावा टी पॉइंट एंडल। तो एंडल क्या है? क्या ये एक एक्सट्रैक्टर है? क्या ये एक इंसर्टर है? क्या ये एक टर्मिनेटर है? क्या ये एक मैनिपुलेटर? देखिए, उत्तर तो आपको मिल ही चुका है, स्लाइड पे आप देख ही सकते हैं कि एक मैनिपुलेटर है। देखिए, आपने स्लैश एन जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं यहाँ वो यूज किया होगा। तो एंडल और स्लैश एन लगता है कि सेम ही काम करते हैं, लेकिन बहुत ही सब्टल सा डिफरेंस है उनमें। जैसे जो सी आउट के साथ अगर हम एंडल यूज करते हैं तो वो एक न्यू लाइन इंसर्ट कर देता है और आउटपुट बफर को भी फ्लश कर देता है, जबकि सी आउट स्लैश एन एक सिर्फ न्यू लाइन इंसर्ट करता है, आउटपुट बफर को फ्लश नहीं करता। तो इसीलिए सी आउट का एंडल है वो सी आउट के स्लैश एन, अगर आप उसके साथ फ्लश यूज कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट है। तो इसीलिए एंडल एक मैनिपुलेटर है और स्लैश एन एक कैरेक्टर है, क्योंकि एंडल जो है कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता, जबकि स्लैश एन 1 बाइट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि ये कैरेक्टर है। और एंडल एक कीवर्ड है और जो स्लैश एन है उसको स्ट्रिंग की तरह आप स्टोर कर सकते हैं। एंडल को हम डबल कोटेशन में कभी नहीं लिख सकते, जबकि स्लैश एन को तो हम लिखते ही डबल कोट्स में है। एंडल सिर्फ सी प्लस प्लस में सपोर्ट किया जाता है, स्लैश एन सी और सी प्लस प्लस दोनों में ही सपोर्ट किया जाता है। एंडल क्या करता है? इट कीप्स फ्लशिंग द क्यू। पूरे प्रोसेस के दौरान जो आउटपुट बफर में क्यू होता है उसको फ्लश करते रहता है। स्लैश एन ओनली फ्लशेस द आउटपुट बफर एट वंस, सिर्फ एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो जो स्लैश एन है वो परफॉर्मेंस वाइज बेटर है एंडल से, क्योंकि अगर कोई जरूरत ही नहीं है तो अनलेस है फ्लशिंग क्यों करनी है ऑफ स्ट्रीम, फ्लशिंग ऑफ स्ट्रीम रिक्वायर्ड ही नहीं है तो क्यों करनी है। देखिए, कंप्यूटर में तो जरा जरा सी बात पे परफॉर्मेंस की बात आ जाती है, तो जो भी थोड़ा अच्छा करेगा वो परफॉर्मेंस वाइज बेटर होगा। तो स्लैश एन एंडल से परफॉर्मेंस वाइज बेटर है, क्योंकि जहां जरूरत नहीं है बफर को क्या फ्लश करना। अब हम बात करते हैं हमारे 11वें प्रश्न की, जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लूप कंस्ट्रक्ट that will always be executed once। देखिए, अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं, लूप्स आपको आते हैं, तो इसका उत्तर बिल्कुल क्लियर है कि डू वाइल लूप है, जो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है। डू वाइल, क्योंकि डू का मतलब है एक बार तो आप काम करो, बाकी वाइल में चेक करते रहो कि आगे करना है नहीं करना है। तो फॉर, स्विच या वाइल नहीं है, इसका उत्तर है डी, डू वाइल। देखिए, लूप्स के डिटेल में जाने का वैसे तो कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि वो मुझे लगता है कि हम डिस्कस कर भी चुके हैं और आपको काफी हद तक आता भी होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देती हूँ कि कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि एक ब्लॉक ऑफ कोड को हमें सेवरल टाइम्स एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम लूप यूज करते हैं, बिकॉज loops allow us to execute a statement multiple times. You don't have to write it again and again, because once you put it in loop, specify how many number of times you want to get it executed, it will get executed. देखिए, काफी टाइप के लूप्स होते हैं, while, for, do while लूप्स तो होते ही हैं।
कहीं कहीं पे फॉर ईच लूप भी होता है। देखिए जो सबसे पहला वाइल लूप है वो क्या करता है, रिपीट करता है कि स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को जब तक कि गिवन कंडीशन ट्रू है, और बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी चेक करता है कंडीशन को कि क्या कंडीशन ट्रू है, क्या वो एंटर कर सकता है लूप के ब्लॉक में। अब हम बात करेंगे फॉर लूप की। तो जो फॉर लूप है वो एक सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स यूज कर एग्जीक्यूट करता है। डू वाइल की बात करेंगे तो डू वाइल बहुत हद तक वाइल की तरह है, एक्सेप्ट एक कंडीशन है कि ये एंड ऑफ द लूप बॉडी पे कंडीशन को टेस्ट करता है। लूप में काफी कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी होती है, ब्रेक होता है, कंटिन्यू होता है, गो टू होता है, पर अभी उनके बारे में बात करने का हम नहीं करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की तरफ, जो कहता है, अब देखिए भाई ये आ गया है जावा से रिलेटेड प्रश्न, कि डैश इज यूज्ड टू फाइंड एंड फिक्स बग इन जावा प्रोग्राम। देखिए जब भी आप जावा पढ़ें और जेवीएम ना पढ़े, जेआरई ना पढ़े, जेडीबी ना पढ़े, जेडीके ना पढ़ेंगे तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जेडीबी जो है ये काम आता है फिक्स करने में बग्स को और फाइंड करने, क्योंकि जेडीबी एक कमांड लाइन डिबगिंग टूल है जो कि जावा प्रोग्राम में इट हेल्प्स अस इन फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स इन जावा प्रोग्राम। इस अप्रोच में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप कोई डिबगिंग इंस्ट्रक्शन डालो कोड में, बिकॉज जो जेडीबी होता है ना वो जावा प्रोग्राम को डिबग कर लेता है स्पेसिफिक कमांड्स के थ्रू। सो जो जेडीबी के अंदर है सब चीजें होती है, आर्किटेक्चर, इंस्टॉलेशन, एक्सप्रेशन, ये सब चीजें होती है। हम बहुत डिटेल में इसकी नहीं जा रहे हैं और हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जावा फीचर। सी पढ़ी, सी प्लस प्लस पढ़ी और पॉइंटर्स ना पढ़े तो बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन जिसने भी जावा पढ़ी आप लोगों में से क्या उसने पॉइंटर्स पढ़े? आपको पता है ये भी जावा का एक फीचर है कि उसमें पॉइंटर्स नहीं है, तो पॉइंटर्स, यूज ऑफ पॉइंटर्स जावा में नहीं है। देखिए बहुत सारी स्टडीज है ना वो अग्री करती हैं कि पॉइंटर्स एक प्राइमरी फीचर्स है जो डेवलपर्स को बग्स इंजेक्ट करने की कोड में फैसिलिटी देता है। तो जब जावा क्रिएट हुई थी ना, तो जावा का इंटेंशन था कि इजी टू लर्न बनाना है, ना कि प्रोन टू बग्स बनाना है, क्योंकि सी प्लस प्लस है ना, इट इज वेरी प्रोन टू बग्स। So Java is not like C or C++ where we have to manage the memory by by pointers. Because Java has automatic garbage collectors, which is working for memory management. So the Java references pointers होते हैं, तो Java में pointers की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से Java pointers सपोर्ट नहीं करता। सबसे पहला रीजन तो है कि फंडामेंटली अनसेफ है पॉइंटर्स यूज करना, क्योंकि जावा का जो रोबस्ट सिक्योरिटी मॉडल है वो डिसअलाउ करता है पॉइंटर की अरिथमेटिक को, क्योंकि वर्चुअल मशीन के लिए ये इंश्योर करना कि जिस कोड में पॉइंटर होंगे वो सेफ है रन टाइम चेक करे बिना, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरा है कि सिक्योरिटी, जावा क्योंकि पॉइंटर अलाउ नहीं करता इसीलिए वो अनदर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है डेवलपर को, क्योंकि पॉइंटर का सपोर्ट नहीं होने की वजह से जावा मोर सिक्योर हो जाती है, बिकॉज कोई मेमोरी लोकेशन ऐसी, बिकॉज द पॉइंट टू मेमोरी लोकेशन आर यूज्ड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। अब देखिए क्योंकि पॉइंटर्स नहीं है तो पासिंग अ रेफरेंस व्हिच अलाउज यू टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन द कॉलर्स स्कोप, तो जावा में तो ये है ही नहीं। अब मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट, हम पॉइंटर्स को यूज कर सकते हैं मैनुअली कंट्रोल और अलोकेट कर सकते हैं ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी। तो गेम्स की बात कर लीजिए, ट्रेवर्स की बात कर लीजिए, वहां तो ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोई एफर्ट, इसका कोई मतलब नहीं है। तो जावा में क्या है, बहुत ही अच्छा ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का फीचर दिया हुआ है जो कि मेमोरी मैनेजमेंट का अपने आप ध्यान रख लेता है। तो इसीलिए जावा में यूज ऑफ पॉइंटर नाम का कोई भी फीचर
नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज, माफ कीजिएगा, व्हाट इज CLR। 14वां प्रश्न है हमारा कि CLR क्या है। देखिए, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR की फुल फॉर्म है, तो उत्तर भी इसका यही है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। देखिए, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो है माइक्रोसॉफ्ट के .NET फ्रेमवर्क का फीचर है, जो कि एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट को मैनेज करता है, एक मैनेज्ड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। तो CLR मैनेजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स रिटन इन डिफरेंट सपोर्टेड लैंग्वेज। CLR क्या करता है, सोर्स कोड को एक बाइट कोड की फॉर्म में, जिसको कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज CIL कहा जाता है, उसमें कन्वर्ट करता है। तो CLR रन टाइम पे क्या करता है, CIL कोड का एग्जीक्यूशन हैंडल कर लेता है। तो CLR .NET रन टाइम का पार्ट है, इसका फुल फॉर्म है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है व्हाट इज DLL। देखिए, DLL है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, तो उत्तर तो इसका हुआ डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। अब है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि DLL एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें कोड और डेटा है जो कि एक बार से अधिक बार यूज किया जा सकता है सेम ही टाइम पे। जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में DLL फाइल्स होती है, ओपन डायलॉग बॉक्स फाइल्स होती हैं। तो एक DLL को यूज करके एक प्रोग्राम को आप मॉड्यूलराइज कर सकते हो सेपरेट कंपोनेंट्स में। जैसे कि एक अकाउंटिंग प्रोग्राम है, मॉड्यूल के द्वारा बेचा जा सकता है। हर मॉड्यूल को लोड कर सकते हैं मेन प्रोग्राम में रन टाइम पे, अगर मॉड्यूल इंस्टॉल है तो, क्योंकि मॉड्यूल सेपरेट है तो लोड टाइम भी फास्टर हो जाएगा। और मॉड्यूल तभी लोड होगा जब उसकी फंक्शनैलिटी रिक्वेस्ट की जाएगी। सो एडिशनली क्या होता है, अपडेट्स भी बहुत इजियर हो जाते हैं हर मॉड्यूल पे लगाना, किसी और प्रोग्राम के पार्ट को अफेक्ट किए बिना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक पेरोल प्रोग्राम है, तो टैक्स रेट हर साल चेंज हो रही है, तो ये चेंजेस एक आइसोलेटेड है DLL के लिए। सो आप यू कैन अप्लाई एन अपडेट विदाउट नीडिंग टू बिल्ड और इंस्टॉल द होल प्रोग्राम अगेन। तो कुछ DLL की फाइल होती है, जैसे एक्टिवेक्स कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल पैनल्स होते हैं, ये सब होते हैं। एडवांटेजेस क्या है, देखिए DLL के फ्यूअर रिसोर्सेज यूज करते हैं, क्योंकि जब मल्टीपल प्रोग्राम सेम लाइब्रेरी ऑफ फंक्शंस को यूज करते हैं, तो DLL डुप्लीकेशन ऑफ कोड को रिड्यूस कर देता है। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रोग्राम परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है। मॉड्यूलर आर्किटेक्चर को प्रमोट करता है, क्योंकि मॉड्यूलर प्रोग्राम बनाने में मदद करता है, लार्ज प्रोग्राम बनाने में मदद करता है, जिनमें मल्टीपल लैंग्वेज वर्जन्स की या जो मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है उसकी जरूरत होती है। इससे डिप्लॉयमेंट और इंस्टॉलेशन बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज व्हेन अ फंक्शन विद इन अ DLL नीड्स एन अपडेट और अ फिक्स, सो जो डिप्लॉयमेंट और इंस्टॉलेशन होता है DLL का, उसको कोई भी रीलिंग करने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि अगर मल्टीपल प्रोग्राम सेम DLL यूज करे तो मल्टीपल प्रोग्राम्स भी बेनिफिट हो जाएंगे अगर एक अपडेट आया और फिक्स हुआ तो DLL की बात हुई ये तो, कि DLL होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। अब हम हमारे 16वें प्रश्न की बात करते हैं, जो है विच प्रॉपर्टी रिट्रीव्स और सेट्स द ऑप्शन दैट कंट्रोल्स हाउ ऑटोमेटिक कंप्लीशन वर्क्स फॉर द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। देखिए, इसका उत्तर है ऑटो कंप्लीट मोड। जब आप जावा के अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह ये सब पढ़ेंगे, तो आप इसके बारे में भी जान लेंगे कि ऑटो कंप्लीट मोड क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 17वें प्रश्न की तरफ, जो कि है द डैश कंट्रोल ऑल्सो नोन एज एन ऑप्शन बटन। देखिए, अगर आपने वेबसाइट्स डिजाइन की हैं, जावा में यूज किया है, तो जो कंट्रोल जो ऑप्शन बटन देता है वो कॉम्बो बॉक्स नहीं होता, लिस्ट नहीं होता। चेक बॉक्स में आप मल्टीपल चेक्स कर सकते हैं, पर रेडियो बटन में आप मल्टीपल चेक्स नहीं कर सकते। तो रेडियो बटन इसका उत्तर है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 18वें प्रश्न की तरफ, जो कहता है विच कंट्रोल शोज द स्टैंडर्ड प्रिंट डायलॉग बॉक्स। तो देखिए, नाम में ही है उत्तर की प्रिंट डायलॉग बॉक्स स्टैंडर्ड कंट्रोल प्रिंट डायलॉग बॉक्स को शो करता है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे 19वें प्रश्न की तरफ, जो है विच क्लास डिफाइंस एन ऑब्जेक्ट टू ड्रॉ लाइंस एंड कर्व्स इन विंडोज फॉर्म्स। देखिए, ग्राफिक, कलर, ब्रश या पेन, तो इसका उत्तर है पेन।
जब भी आप अच्छे से जावा पढ़ें तो प्लीज इन सब क्लासेस के बारे में जरूर पढ़िए, क्योंकि देखिए जावा अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एक सेशन में या 2 सेशन में उसको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। मे बी हम बहुत अदर सेशन के साथ भी आएंगे जिसमें हम ज्यादा चीजें डिस्कस करेंगे, पर तब तक जब जैसा आप पढ़ रहे हैं तो मैं यही कहूंगी कि आप पूरा पूरा कोर्स कीजिए, जिससे कि कोई भी प्रश्न आए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उत्तर देने में। अब हम बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ, जो कहता है विच प्रॉपर्टी ऑफ द पैनल क्लास स्पेसिफाई वेदर और नॉट अ यूजर फोकसेस ऑन द कंट्रोल बाय यूजिंग द टैब की। वो है टैब स्टॉप। तो उत्तर है इसका एक टैब स्टॉप। इसको भी हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम हमारे 21वें प्रश्न की तरफ, जो है विच ऑफ द गिवन लैंग्वेज इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर एआई। देखिए लिस्ट तो यूज होती ही है, लेकिन नॉट कॉमनली पर्ल यूज नहीं होती है एआई के लिए। अब पर्ल क्या है? पर्ल एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कि टेक्स्ट मैनिपुलेशन के लिए यूज बनाया गया था। हालांकि आज तो बहुत तो रेंज ऑफ टास्क हो सकते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, वेब डेवलपमेंट, नेटवर्क प्रोग्रामिंग, जीयूआई डेवलपमेंट और भी बहुत सारे। तो पर्ल एक स्टेबल क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हालांकि पर्ल कोई एक ऑफिशियल एक्रोनिम नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसका नाम प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज है। तो पर्ल एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो आर्टिस्टिक लाइसेंस के अंडर है, या फिर आप कह लीजिए जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंदर है, जिसको लैरी वॉल ने क्रिएट किया था। अराउंड 1987 में पर्ल का 1.0 रिलीज किया गया था। आई थिंक अभी कुछ पर्ल का 5.16 समथिंग चल रहा होगा। पर्ल कीवर्ड आपको पता है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में भी है। अब देखिए पर्ल के फीचर्स क्या क्या हैं, क्यों ये इतनी अच्छी है, क्योंकि पर्ल सी का बेसिक का बेस्ट फीचर्स लेके बनी हुई है। डेटाबेस इंटीग्रेशन, थर्ड पार्टी डेटाबेसेस में ओरेकल सिस्टम, इन सबको इंटीग्रेट करने में हेल्प करती है। HTML, XML, अदर मार्कअप लैंग्वेज के साथ वर्क करती है। यूनिकोड को सपोर्ट करती है। Y2K कंप्लायंट है, एक्सटेंसिबल है। पर्ल इंटरप्रेटर को आप अदर सिस्टम्स में एम्बेड कर सकते हो। अब पर्ल एंड द वेब क्या है? पर्ल एक पर्ल को द डक्ट टेप ऑफ द इंटरनेट भी कहते हैं, क्योंकि पर्ल जो है ना एनक्रिप्टेड वेब डेटा को हैंडल कर लेती है। और पर्ल को अगर आप वेब सर्वर्स में कर देंगे तो प्रोसेसिंग जो है 2000% इंक्रीज होती है, क्योंकि जो पर्ल का डीबीआई पैकेज है वो वेब डेटाबेस इंटीग्रेशन को इजी बना देता है। अब देखिए पर्ल एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है। इसका मतलब है कि आपका जो कोड है कंपाइलेशन स्टेट पे जाने से पहले नॉन पोर्टेबल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में बन जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 22वां प्रश्न, जो कहता है इन सी लैंग्वेज फाइल इज ऑफ विच डेटा टाइप। देखिए फाइल जो है ना स्ट्रक्ट डेटा टाइप की होती है। क्यों? स्ट्रक्ट क्या होता है? स्ट्रक्ट होता है स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर कीवर्ड है ना वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करता है सी या सी प्लस प्लस में। So जो structure है, it creates a data type which can be used by a group item of possibility different types in a single type. जैसे कि मान लीजिए कि स्टूडेंट है, उसका हम स्ट्रक्ट बनाएंगे तो उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसकी एज, उसका जेंडर, ये सब हम उसमें रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। देखिए ढंग से देखिए, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड जो हेडर फाइल ली हुई है stdio.h, फिर मेन फंक्शन, उसमें इंटीजर y इक्वल्स टू 55, इंटीजर y इक्वल्स टू 79, प्रिंटफ किया हुआ है हेलो वर्ल्ड %d/ny और रिटर्न किया हुआ है 0। क्या कंपाइल टाइम एरर होगी? क्या हेलो वर्ल्ड 79 प्रिंट होगा? क्या हेलो वर्ल्ड 55 प्रिंट होगा? या क्या हेलो वर्ल्ड फॉलोड बाय अ जंक वैल्यू प्रिंट होगा? अगर आप इसको ढंग से देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक एरर है। यहाँ पे एरर आएगी रीडेफिनेशन ऑफ y की, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं इंटीजर y इक्वल्स टू 55 वापस इंटीजर y इक्वल्स टू 79 कर लिया, तो वहां पे दूसरी लाइन में इंटीजर int नहीं लिखा होना चाहिए था। अगर वो int नहीं लिखा हुआ होता तो हेलो वर्ल्ड :79 सॉरी हेलो वर्ल्ड एपिस्ट्रॉफ 79 ये जरूर प्रिंट करता। लेकिन क्योंकि अभी 2 बार रीडेफिनेशन दे दी है तो आएगा
कि रीडेफिनेशन ऑफ वाई या फिर प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ वाई वाज हियर, आपको ये भी बताएगा ये। तो इसलिए इसका उत्तर है कंपाइल टाइम एरर। अब 24वां प्रश्न है, हु इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। ये मैंने आपको कहा था कि ये जरूर आएगा। तो उत्तर प्रश्न में ही लिखा हुआ है डेनिस रिची इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ हम आते हैं हमारे एंड ऑफ द सेशन में। आई होप कि आपको ये सेशन भी पसंद आया होगा। सो फॉर श्योर सक्सेस इन दिस एग्जाम, please follow this online test series link. Thank you so much.